हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट थर्ड। ठीक है, पार्ट थर्ड में हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। इवन एनर्जी लेवल्स कौन से हैं, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल फर्स्ट है और ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल सेकंड है। क्या थे, ग्राउंड स्टेट थी, एक्साइटेड स्टेट थी। अगर हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है तो वो E1 से E2 में जाएगा। वाइब्रेशन ट्रांजिशन होता है तो वाइब्रेशन V1 से V2 यानी ये V1 से V2 में ट्रांजिशन होता है वाइब्रेशन ट्रांजिशन। रोटेशनल में होता है तो रोटेशन एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन होता है। अब हमें पढ़ना है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तब मिलेगा जब एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन होगा, और एमिशन स्पेक्ट्रम कब मिलेगा जब एमिशन ऑफ रेडिएशन होगा। जैसे हमने कहा था कि जब कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो यहाँ कुछ ना कुछ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन होता है। तो यहाँ क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन होता है, तो उसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। ठीक है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जब मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं ऊपर बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, कोई भी पर्टिकुलर रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करेगा। वो हमने बता दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है उसकी पूरी रेंज थी, AMR रेडिएशंस की क्या थी, रेंज थी। उस रेंज में से किसी भी रेडिएशन का भी वो एब्जॉर्प्शन करेगा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो वहां से जो भी हमें रिजल्ट्स मिलेंगे एब्जॉर्प्शन की, जो भी रिजल्ट्स मिलेंगे, रिजल्ट इन द सेंस यहाँ से हम स्पेक्ट्रम लेंगे। समझ में आ रहा है, या इसका हम स्पेक्ट्रम लेंगे। एब्जॉर्प्शन से जो भी चेंजेस आए, एब्जॉर्प्शन से जो भी रिजल्ट्स आए, उसका हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेंगे, उसको बोलोगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जिसमें क्या होता है जस्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन हुआ। तो इसमें क्या हुआ, जस्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन हुआ, तो इसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन हुआ है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन नाम से पता चल रहा है एमिशन ऑफ रेडिएशन होगा इसमें। तो जब मॉलिक्यूल्स ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे वहां से वापस किस में आएंगे, ग्राउंड स्टेट में, बीच में क्या करेंगे, एमिशन करेंगे, रेडिएशन का क्या करेंगे, एमिशन। तो यहाँ इसको बोलेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम। यानी एक्साइटेड स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट में मॉलिक्यूल्स आएंगे वापस, तो बीच में क्या करेंगे, रेडिएशंस का एमिशन करेंगे, और रेडिएशंस का जब एमिशन होगा उन रेडिएशंस को हम एक स्पेक्ट्रम पे ऑब्टेन करेंगे, किस टाइप के रेडिएशंस एमिट हुए, तो उन रिजल्ट्स को हम पढ़ेंगे एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो जब रेडिएशंस का एमिशन होगा तो उसको हम किस में पढ़ेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ेंगे। तो ये समझ में आ गया कि किस पर्टिकुलर रीजन में एब्जॉर्प्शन हो रहा है, किसमें एमिशन हो रहा है, ये समझ में आ गया। देखो दूसरा दूसरा हम पढ़ते हैं कि सिलेक्शन रूल्स क्या होते हैं। कोई भी ट्रांजिशन अलाउड है, कोई भी ट्रांजिशन अलाउड नहीं है, तो उनको हम बोलते हैं अलाउड ट्रांजिशन। तो ये सिलेक्शन रूल के बेस पे होंगे। ठीक है, हमारे पास क्या होते हैं, कुछ सिलेक्शन रूल्स होते हैं। ठीक है, अलाउड ट्रांजिशन भी होते हैं, कुछ हमारे पास क्या होते हैं, अलाउड ट्रांजिशन होते हैं, कुछ हमारे पास क्या होते हैं, फॉरबिडन ट्रांजिशन होते हैं। तो अलाउड कौन से होते हैं, फॉरबिडन ट्रांजिशन कौन से होते हैं, वो किस पे बेस पे पता चलेगा, सिलेक्शन रूल्स के बेस पे। ठीक है, अब देखो जितने भी हम स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे उनके पर्टिकुलर रूल्स होंगे कि अगर इसमें चेंज हो रहा है, लीनियर एंगुलर मोमेंटम है, या फिर जो भी रेंज बताएगा, जो भी रूल्स बताएगा, उन रूल्स को जो भी फॉलो करेगा वो अलाउड ट्रांजिशंस होंगे, तो इनको बोलते हैं सिलेक्शन रूल्स। ठीक है, तो सिलेक्शन रूल्स को जो फॉलो करता है वो कौन होंगे, अलाउड ट्रांजिशंस। जो क्या करता है, फॉलो करता है रूल्स को, तो वो होंगे अलाउड ट्रांजिशन। तो फॉलो करेगा जो रूल्स को उसको क्या बोलेंगे हम, अलाउड ट्रांजिशन। ठीक है, और ये फॉलो नहीं करता रूल्स को, जो रूल्स को फॉलो नहीं करता है वो कौन से होंगे, फॉरबिडन ट्रांजिशन, मतलब वो होते ही नहीं है, बहुत रेयर होते हैं। और जो अलाउड ट्रांजिशंस होते हैं उनकी इंटेंसिटी भी बहुत अच्छी आती है, काफ़ी ब्राइट दिखता है तुम्हें। ठीक है, फॉरबिडन ट्रांजिशंस काफ़ी वीक ट्रांजिशंस होते हैं जो अलाउड भी नहीं होते हैं, अगर वो फिर भी नेचर में हो रहे हैं तो उनकी इंटेंसिटी काफ़ी वीक आती है। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल बताती हूँ। तुमने पढ़ा होगा फॉस्फोरेसेंस के बारे में, पढ़ा है फ्लोरेसेंस के बारे में, अगर नहीं पढ़ा थोड़ा सा बता देती हूँ। फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि जो ट्रांजिशन होता है उसमें इंटेंसिटी बहुत अच्छी आती है, फॉस्फोरेसेंस में इंटेंसिटी वीक आती है। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्लोरेसेंस में सिलेक्शन रूल्स को फॉलो करता है, फ्लोरेसेंस सिलेक्शन रूल्स को फॉलो करता है, फॉस्फोरेसेंस नहीं करता। तो रूल्स को जो फॉलो करेगा उसकी इंटेंसिटी जो आएगी, इंटेंसिटी मैक्सिमम क्या आएगी, बहुत ही अच्छी गुड क्वालिटी के ट्रांजिशन होंगे। और ये क्या होंगे, बैड क्वालिटी के ट्रांजिशन। इसमें तुम्हें बहुत ही पेल कलर दिखाई देगा, बहुत ही वीक ट्रांजिशन होंगे, इंटेंसिटी इनकी कम होगी। तो जो भी सिलेक्शन रूल्स को फॉलो करता है उनकी इंटेंसिटी बहुत अच्छी आती है और उनका कलर भी बहुत अच्छा आता है, इसलिए उनको बोलते हैं अलाउड ट्रांजिशन। ठीक है, समझ में आ रहा है, इंटेंसिटी का कंसेप्ट समझ में आया। तो इंटेंसिटी का हमें समझ में आना चाहिए कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस हमारे पास आएंगी, जो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं, वो स्पेक्ट्रल लाइंस अगर हमें दिखाई ही नहीं देंगे तो क्या फायदा उन स्पेक्ट्रल लाइंस का, तो उनकी इंटेंसिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इंटेंस ट्रांजिशंस वही होते हैं
जो रूल्स को फॉलो करते हैं। जैसे हमारे पास रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन सा रूल होता है, डेल्टा जे इज इक्वल टू +-1 होता है। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होगा, डेल्टा बी इज इक्वल टू +-1 होगा, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी चिंता मत करो, सिलेक्शन रूल्स हम आगे पढ़ेंगे। जैसे रोटेशन स्टार्ट करेंगे उसमें अपने अलग से रूल होंगे, वाइब्रेशन में अलग रूल होगा, तो ये इतनी चिंता करने वाली बात नहीं। जस्ट वैसे बता रही हूँ कि रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में डेल्टा जे चेंज इन, ये क्या है, रोटेशनल क्वांटम नंबर है, उसमें जो चेंज होगा +-1 से होना चाहिए। यानी जब तुम ट्रांजिशन करोगे तो उसकी वैल्यू जो है प्लस हो सकती है, माइनस हो सकती है, और कोई अलाउड नहीं है। वाइब्रेशन में क्या होगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू +-1, चेंज इन वाइब्रेशन क्वांटम नंबर दैट विल बी 1 कम हो सकता है, 1 ज़्यादा हो सकता है, वही क्या होते हैं, ये अलाउड ट्रांजिशन होते हैं। तो इन रूल्स को जो फॉलो करेगा वही अलाउड ट्रांजिशन होगा, और वही क्या होंगे, इंटेंस ट्रांजिशन होंगे। वो क्या होंगे, इंटेंस ट्रांजिशन होंगे। दूसरा हमें पढ़ना है और इंटेंसिटी कैसे इंक्रीज हो सकती है। इंटेंसिटी को और भी तरीकों से इंक्रीज किया जा सकता है, देखो अभी हम पढ़ते हैं। देखो अगर किसी भी ट्रांजिशन की इंटेंसिटी बहुत हाई है तो इंटेंसिटी कैसे कैसे इंक्रीज की जा सकती है। तो इंटेंसिटी जो होती है दो चीज़ पर डिपेंड करती है, ए और बी। ठीक है, ए में हम कहेंगे जो हमारे इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। इंसिडेंट रेडिएशन जो हमने यूज़ की है उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है, हमने उसकी कैसे स्ट्रेंथ ली है, वीक ली है या फिर स्ट्रॉन्ग ली है। ठीक है, दूसरा हमारे पास है कि जो पॉपुलेशन होती है ग्राउंड स्टेट पे उसके ऊपर काफ़ी डिपेंड करती है। पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, एक तो देखो, एक तो तुम अच्छी रेडिएशंस प्रोवाइड करोगे, उनकी स्ट्रेंथ अच्छी दोगे तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स अब्जॉर्प्शन करेंगे। जैसे देखो, मान लो इसमें पार्टिकल हमारे पास 100 है, मान लो ग्राउंड स्टेट पे जो पार्टिकल्स है वो 100 है, लेकिन हमने उसको एनर्जी का रेशियो माप लेते हैं, एनर्जी हमने दी उसको 50, तो क्या होगा, लड़ाई हो जाएगी। 100 मॉलिक्यूल्स है और एनर्जी हमने उसको सिर्फ 50 दी है, तो उनको डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो क्या हुए, काफ़ी वीक ट्रांजिशन हो, यानी कम कम एनर्जी मिलेगी सबको। तो सारे तो एक्साइट नहीं हो पाएंगे, कुछ ही एक्साइट हो पाएंगे जो अपना छीन झपट्टा कर लेंगे, अपनी एनर्जी को अपने पास स्टोर करके रखेंगे, वो एक्साइटेड में जा सकते हैं, सारे तो नहीं जा सकते। तो ये यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि कैसे स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। तो जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं एटलीस्ट उनसे ज़्यादा एनर्जी तुम्हें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा अच्छी स्ट्रेंथ दोगे इंसिडेंट रेडिएशंस की उतना ही अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा। जितना अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा उतना ही इंटेंस कलर्स आएंगे, उतना ही तुम्हारा जो स्पेक्ट्रा होगा वो ब्राइट आएगा। यानी जितना तुम, ये कहते हैं ना, जितना तुम दोगे उतना उससे बेटर प्रोवाइड करेंगे पार्टिकल्स। तो जितनी अच्छी रेडिएशंस की स्ट्रेंथ प्रोवाइड करोगे उससे अच्छा ट्रांजिशन होगा और जो स्पेक्ट्रा मिलेगा काफ़ी कलरफुल मिलेगा तुम्हें। ठीक है, क्योंकि तुमने रेडिएशन अच्छी प्रोवाइड की। दूसरा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में उसको ऐसे पढ़ोगे, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन जो लॉ होता है, बोल्ट्जमैन पॉपुलेशन के बारे में बताया था पॉपुलेशन रेशियो के बारे में, कि अगर हम कोई रेशियो लेते हैं उसके बारे में। बोल्ट्जमैन एक साइंटिस्ट था, उस बोल्ट्जमैन साइंटिस्ट ने क्या बताया, एक पॉपुलेशन रेशियो का एक फॉर्मूला दिया था। वो क्या कहता है कि एन बोल देते हैं हम एक्साइटेड स्टेट का, और एन हमारे पास क्या है, ग्राउंड स्टेट का, इज इक्वल टू में क्या होता है, e⁻⁻∆E अपॉन में kT। ठीक है, अब देखो इसमें क्या याद रखना है, एक चीज याद रखनी है, हमने कहाँ छोड़ा था, हमने यहाँ छोड़ा था। ठीक है, तो हमने क्या था, बोल्ट्जमैन साइंटिस्ट, तो उसने पॉपुलेशन रेशियो का एक फॉर्मूला दिया था। एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द एक्साइटेड स्टेट, एन जी क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द ग्राउंड स्टेट। तो ये एक रेशियो लिया, इज इक्वल टू में e⁻⁻∆E अपॉन kT। डेल्टा ई क्या है, यहाँ पर एनर्जी होती है हाइयर माइनस में लोअर, हायर माइनस में लोअर एनर्जी का, यानी ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी है, सॉरी एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी, यानी हायर एनर्जी लेवल की एनर्जी माइनस में ग्राउंड स्टेट की एनर्जी लेवल, यानी इसको सिंपल एक एनर्जी गैप बोल सकते हैं। ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच में जो एनर्जी का गैप होता है, डिफरेंस ऑफ एनर्जी होता है, उसको बोलते हैं डेल्टा ई। ठीक है, समझ में आया, kT कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होगा, टी टेम्परेचर, ई एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, एंड हमने बता ही दिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एक्साइटेड स्टेट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ग्राउंड स्टेट। इसका जो रेशियो होता है वो देखो, वो डिफाइन करेगा सब चीज़ों को। अगर डेल्टा ई जो होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, अगर किसी के बीच में एनर्जी लेवल्स के बीच में गैप बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, डेल्टा ई मैंने कह दिया कि बहुत ही ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा, तो ये क्या है, माइनस डेल्टा ई। अगर ये टर्म तुम्हारी बढ़ती है तो ये क्या है, इज इक्वल टू एन ई अपॉन में एन जी। एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट का जो रेशियो है वो क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। ये कैसे डिक्रीज करेगा, जब ग्राउंड स्टेट में जो पार्टिकल होंगे वो ज़्यादा होंगे,
ये रेशो डिक्रीज करना चाहिए, क्योंकि उधर से देखो अगर एनर्जी गैप बढ़ता है, मॉलिक्यूल्स के बीच का जो एनर्जी गैप बढ़ता है, एनर्जी लेवल्स के बीच का गैप बढ़ता है, एनर्जी लेवल के बीच का गैप बढ़ रहा है, डेल्टा ई बढ़ रहा है, मतलब ये क्या है, माइनस में टर्म। तो कोई चीज़ तुम्हारी माइनस में इंक्रीज हो रही है, मतलब वो डिक्रीज हो रही है। एक्चुअली तो इट डिक्रीजेज, क्योंकि ये माइनस में है। अगर डेल्टा ई को इंक्रीज करोगे मतलब ये होल टर्म क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कि क्या किसके इक्वल है, ई अपॉन में जे, ठीक है, ई अपॉन में जी। तो ये जो रेशियो होता है ये इसके इक्वल होता है। दैट मीन्स ये जो रेशियो होगा ये तुम्हारा डिक्रीज करेगा, क्योंकि दैट इज इक्वल टू माइनस ई रेस्ट पावर माइनस डेल्टा ई है। एक्सपोनेंशियल की ई रेस्ट पावर माइनस डेल्टा ई का मतलब यही है, इज इक्वल टू में ये रेशियो एन ई अपॉन में एन जी। तो ये जो तुम्हारे पास रेशियो है ये एक्चुअली डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये रेशियो इसी के इक्वल तो है। जब ये टर्म तुम्हारी डिक्रीज हो रही है, ये टर्म तुम्हारी डिक्रीज हो रही है, तो ये रेशियो भी डिक्रीज कर। अब ये रेशियो कैसे डिक्रीज करेगा वो देखो ध्यान से। जब ग्राउंड स्टेट वाली टर्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ग्राउंड स्टेट में जो पार्टिकल अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो ये रेशियो अपने आप डिक्रीज करेगा। मतलब ये तुम्हारे पास एक रेशियो है, नीचे वाले टर्म अगर इंक्रीज करेगी तो ऑटोमेटिकली ओवरऑल जो तुम्हारा आंसर होगा डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये तुम्हारी क्या होगी, ऊपर वाली डिक्रीज कर जाएगी, हाई हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जब ग्राउंड स्टेट में मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएंगे तो ये रेशियो तुम्हारा डिक्रीज कर जाएगा। तो इससे इंटेंसिटी बढ़ेगी तुम्हारी। कैसे, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही ज़्यादा रेडिएशंस को एब्जॉर्प्शन करेंगे। अभी कहते हैं ना एक से भले दो। हाँ देखो क्या होता है कि जब पार्टिकल्स जो हैं जब रेडिएशंस का वो एब्जॉर्प्शन करेंगे, 5 पार्टिकल है और हमने उसको दे दी 1000 एनर्जी, तो 5 पार्टिकल के पास तो क्या होगी, कम होगी ना। ट्रांजिशन कितने करेंगे, 5 ही ट्रांजिशन करेंगे, बाकी एनर्जी वेस्ट हो गई ना हमारी। तो जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ही रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन होगा, जितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा उतने ही एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो बीच में रेडिएशन का एमिशन करेंगे, हमारा स्पेक्ट्रम बिल्कुल क्लियर एंड ब्राइट लाइन्स उसमें आएंगे। तो ये समझना होगा तुम्हें कि नंबर कैसे वेरी है। तो नंबर ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा होना चाहिए, जितना ज़्यादा नंबर होगा उतने ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करे, उतनी ही हमारा जो स्पेक्ट्रा होगा ब्राइट आएगा। तो इससे क्या पता चला कि रेशियो जितना तुम्हारा ग्राउंड स्टेट में पार्टिकल जितने ज़्यादा बढ़ेंगे ये डिक्रीज करेगा, ये तुम्हारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। एनर्जी गैप तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, एनर्जी गैप डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे समझ में आ गया, ये एनर्जी गैप जो होता है ये इसके इक्वल होता है। एनर्जी गैप जब बढ़ेगा तो इसमें इक्वल हो जाएगा इस रेशियो का। रेशियो कैसे बढ़ा, तुम्हारा जब ग्राउंड स्टेट में पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो जो तुम्हारा ट्रांजिशन का स्पेक्ट्रा आएगा वो क्या आएगा, काफ़ी इंटेंस स्पेक्ट्रा आएगा। दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है और क्वेश्चन भी आते हैं इससे। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया कि इंटेंसिटी कैसे बढ़ती है किसी भी स्पेक्ट्रम के अंदर। ठीक है, देखो हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, ये बात याद रखो। कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, कोई भी पार्टिकल है, हमें ये बताना है कि ये यहाँ पे है। जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ, तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ खड़ी हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हमें डायमेंशंस की रिक्वायरमेंट होती है, कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि हम किस डायरेक्शन में हैं। और हमें किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करना है तो हमें उसकी डायरेक्शंस बतानी होंगी, एक्स में है, वाई में है, जेड में है। तो हमें तीनों की रिक्वायरमेंट होगी। हम बताएंगे कि वो पार्टिकुलर एक्स डायरेक्शन में है, मे बी वाई में हो सकता है, मे बी जेड में हो सकता है। तो किसी भी पार्टिकल, ये पॉइंट पार्टिकल मैंने बता दिया, किसी भी पार्टिकल को हमने पॉइंट मास मान लिया। ये क्या है हमारा पॉइंट मास, क्योंकि वो काफ़ी छोटा है तो इसको हम मास भी बोल रहे हैं, क्योंकि इसका अपना पार्टिकुलर मास भी है। तो पॉइंटेड बोल सकते हैं इसको। तो ये पार्टिकल है हमारे पास, इसको बताना है कि यहाँ प्रेजेंट है। कैसे पता होगे, डायरेक्शन से। डायमेंशंस रिक्वायर होंगे इसके लिए, जेड हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा और ये एक्स हो जाएगा। तो किसी भी पार्टिकल की जो पोजीशन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए। उन्हीं कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट अ पोजीशन, टू लोकेट, ये बोल सकते हो, टू लोकेट पोजीशन। किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को लोकेट करने के लिए, या कोई भी पॉइंट भी बोल सकते हो, ठीक है। हमने पॉइंट किसको माना है, पार्टिकल को। तो ये जो हमारे पास पार्टिकल है इसको हमने पॉइंट माना है, इसका मास है तो इसलिए पॉइंट मास इसको बोल दिया। तो कोई भी पार्टिकल है उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड हैं वो कितने भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कितने चाहिए। तो जो भी तुम्हारे नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स जो हमें रिक्वायर्ड हैं टू लोकेट अ पोजीशन ऑफ पॉइंट, ठीक है, तो उसको बोलोगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अकॉर्डिंग क्या होता है वो देखो।
काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या कहती है कि जो पार्टिकल होता है, कोई भी पार्टिकल है हमारे पास, ठीक है, कोई भी पार्टिकल वो तीन तरह के मोशन करेगा। ट्रांसलेशन मोशन भी करेगा वो, क्योंकि उसके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। रोटेशनल मोशन भी करेगा और वो वाइब्रेशनल मोशन भी करेगा। उसके पास चॉइस है। ये बताया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ने कि उसके पास क्या होती है, अपनी थर्मल एनर्जी होती है ड्यू टू टेम्परेचर। अब देखो ये ठीक लिखा है काइनेटिक एनर्जी थ्योरी। जो हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं। जैसे गैसेस स्टेट में पढ़ा था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ने अपने कुछ पोस्टुलेट्स दिए, उसमें ये भी बताया था कि हर एक पार्टिकल के पास क्या होती है, थर्मल एनर्जी। यानी इस पार्टिकल के पास क्या होती है, थर्मल एनर्जी। ये क्या है, पार्टिकल, ठीक है। तो पार्टिकल के पास क्या होती है, थर्मल एनर्जी होती है। क्यों आती है, ड्यू टू टेम्परेचर। तो थर्मल एनर्जी नाम से पता चल रहा है, थर्मल दैट मीन्स टेम्परेचर। वो एनर्जी जो टेम्परेचर की वजह से आती है, हमारी बॉडी के इनसाइड पे टेम्परेचर होता है, तो उस टेम्परेचर से जो एनर्जी आएगी दैट विल बी थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी होती है किसी भी पार्टिकल के इनसाइड। तो वो उससे कौन कौन से मोशन कर सकता है, उससे ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है, उससे रोटेशनल मोशन कर सकता है और उससे वाइब्रेशनल मोशन करता है। वो डिपेंड करता है। सो सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं, पार्टिकल अपनी पोजीशन में फिक्स होते हैं, वो टू फ्रो मोशन करते रहते हैं। ऐसे पेंडुलम, जैसे पेंडुलम मूव करता है ना टू फ्रो, वैसे मोशन करते हैं, वाइब्रेशनल मोशन। रोटेशन क्या होता है, रोटेट करते हैं अराउंड देयर पोजिशन। ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में उसका सेंटर ऑफ मास जो होता है वो मूव करता है। जैसे किसी पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, जैसे ये पार्टिकल है, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर में। जैसे कोई भी बॉडी है, किसी का भी सेंटर ऑफ मास जो होता है, यानी मास जहाँ पर कंसंट्रेटेड होता है, उस पोजिशन को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। तो किसी भी बॉडी का जो सेंटर होता है वहां पर उसका मास कंसंट्रेटेड होता है। जब ये मोशन करेगा ऐसे, तो इसका सेंटर ऑफ मास मूव करेगा ऐसे, तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होगा कि जो सेंटर ऑफ मास जो है वो चेंज होता रहेगा, वो अपनी पोजीशन को चेंज करता रहेगा कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करे। और रोटेशन मोशन में क्या होगा, कोई भी पार्टिकल वो रोटेट करेगा ऐसे अपने पोजीशन के अराउंड, दैट इज रोटेशनल मोशन हो जाएगा। और वाइब्रेशन में क्या होगा, अपनी पोजीशन के अराउंड क्या करेगा, वो रोटेट। जैसे कोई पार्टिकल यहाँ पे फिक्स है तो वो इधर मूव करेगा और इधर मूव करेगा, तो अपनी जो मेन पोजीशन होती है उसके अराउंड क्या करेगा, वो मूव करेगा, आगे गया पीछे गया, आगे गया पीछे गया, दैट इज वाइब्रेशनल मोशन। रोटेशन में रोटेट करेगा। ट्रांसलेशन में क्या होगा, उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो मूव करेगी आगे, वो अपनी पोजीशन चेंज करते रहे, तो उसको बोलोगे ट्रांसलेशनल मोशन। तो उसी के बेस पे, इन मोशंस के बेस पे हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम हम निकालेंगे कौन कौन सी होंगी। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आएगी, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आएगी, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आएगी, ठीक है। वो हमें निकालनी है। देखो अगर कोई भी हमारे पास एक पार्टिकल, हम बोलते हैं एक एटम है हमारे पास, ठीक है, तो एक एटम की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट चाहिए, भी बताया था। किसी पार्टिकल को पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स भी चाहिए, वाई भी चाहिए, जेड भी चाहिए। तो उसके लिए तीनों भी रिक्वायर्ड हो सकते हैं। तो मैक्सिमम कितने रिक्वायर्ड है, 3, ठीक है, समझ रहे हो। कोई भी एटम है उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट्स तो एटलीस्ट चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया कि एक एटम को रिप्रेजेंट, पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, 3 कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायर होती है, ठीक है। अगर हमारे पास n एटम है तो क्या होगा, n एटम है तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में n हो जाएगा, तो 3n क्या हो जाएंगे उसके कोऑर्डिनेट। और कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, समझ गए। एक एटम की पोजीशन को रिप्रेजेंट के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए। 3 कोऑर्डिनेट अभी बताया हमने, x है, y है और z है, ठीक है। तो एक पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट के लिए मैक्सिमम 3 कोऑर्डिनेट हमें रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। एक से भी काम चल सकता है, 2 से, लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 3 कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। तो n एटम अगर है हमारे पास, अगर n एटम है तो एक कोऑर्डिनेट, एक एटम की पोजीशन रिप्रेजेंट करेंगे 3, और n एटम्स है तो क्या हो जाएंगे, 3n हो जाएंगे। तो 3n हमारा क्या हो जाएगा, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा n एटम के लिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 3n फॉर n एटम्स के लिए, समझ रहे हो। तो अगर हमारे पास n एटम्स हैं तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, हमेशा 3n। ये बात याद रखना है। समझ में आया तो फिर से बता दूंगा मैं एक बार और। ये मोशन क्यों डिस्कस किया है ये भी बताती हूँ, ठीक है। देखो समझ गए हो कि अगर हमारे पास एक एटम है तो उसके लिए 3 कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड हैं, मैक्सिमम एक्स वाई जेड, ठीक है। अब n एटम्स हैं तो उसके लिए 3n कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड होंगे, तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, यानी DOF। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी उसके लिए, 3n हमें चाहिए, ठीक है। अब कोई भी पार्टिकल अगर वो ट्रांसलेशनल मोशन करता है, ठीक है, कोई भी पार्टिकल क्या करता है, ट्रांसलेशनल मोशन करता है। ये बात क्लियर हुई कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है 3n होगी n एटम्स के लिए,
क्लियर हुआ तुम्हारे दिमाग में कि क्यों हमें 3n कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड होते हैं? क्योंकि हमारे पास n एटम्स थे, तो उसके लिए क्या होगा 3n क्या होगा, इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी। देखो नेक्स्ट कंसेप्ट, अगर कोई भी ट्रांसलेशनल मोशन करता है, अगर कोई भी क्या करता है, ट्रांसलेशनल मोशन करता है, ट्रांसलेशन मोशन करेगा तो उसके कारण क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी उसके ट्रांसलेशन की। तो जब भी कोई भी ट्रांसलेशन मोशन करता है तो वो तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है, वो एक्स में मूव कर सकता है, वाई में मूव कर सकता है, वो जेड में मूव कर सकता है। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी हमारे 3 हो जाएगी, समझ रहे हो? यानी एक डायरेक्शन में मूव किया तो एक्स हो गई, दूसरी मूव किया वाई हो गई और ये जेड, क्योंकि ट्रांसलेशनल मोशन जब कोई पार्टिकल करता है तो वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जब बताया था ना ऐसे मूव कर रहा है पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में, एक्स में मूव कर रहा है तो एक्स उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाई में मूव कर रहा है तो वाई डिग्री ऑफ फ्रीडम, जेड में मूव कर रहा है तो जेड डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो टोटल कितनी होगी हमारे पास 3। तो जब कोई भी मॉलिक्यूल है वो ट्रांसलेशन मोशन करेगा तो उसकी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, समझ रहे हो? क्योंकि वो तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है, एक्स में मूव कर सकता है, वाई में और जेड में मूव कर सकता है। तो हम ये नहीं बता सकते ना ये पार्टिकल यहाँ पर फिक्स है, ये एक्स में भी जा सकता है और ये वाई में भी जा सकता है और ये जेड में भी जा सकता है। तो ऑटोमेटिकली के दिमाग में यही आएगा कि वो एक्स में भी गया होगा एक बार वाई में गया होगा, एक बार जेड में गया होगा। तो इसलिए इसकी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी। तो रिमेनिंग कितनी बची, रिमेनिंग कितने बचे वो हम बात करें, रिमेनिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल कितनी थी हमारे पास 3n, माइनस में 3 क्या है ट्रांसलेशनल की, ठीक है। ये हमारे पास कितनी है टोटल, टोटल में से हम क्या करेंगे ट्रांसलेशन की माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगी, रिमेनिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझ रहे हो? कोई भी मॉलिक्यूल जब ट्रांसलेशन मोशन करेगा, ये तो है नहीं, ये पार्टिकल यहीं पर फिक्स है, वो एक्स में भी गया होगा, वाई में भी गया होगा, जेड में भी गया, तो 3 उसके क्या होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। हमने बताया कि जिस डायरेक्शन में कोई पार्टिकल मूव करता है जो उसका कोऑर्डिनेट है वही उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। तो उसकी 3 पॉसिबल हो जाएंगी, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी ड्यू टू ट्रांसलेशन मोशन। तो ट्रांसलेशन मोशन के कारण क्या है 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई है। अब रिमेनिंग निकालनी है कि बाकी कितनी बची, टोटल में से तुम क्या करोगे 3 निकाल दोगे, टोटल में से अगर हमने 3 निकाल दिए तो बाकी बची हुई हमारी कौन सी होंगी, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से आएंगे, फिर रोटेशनल की वजह से आएंगे। तो समझ रहे हो तुम, टोटल में से हमने 3 निकाल दिए, 3 कौन सी है तुम्हें ट्रांसलेशन। अब ये जो रिमेनिंग बची हैं ये कौन कौन से होंगे, इसमें रोटेशनल भी आएगी और इसमें वाइब्रेशनल भी आएगी। ये रिमेनिंग में क्या होगी, रोटेशनल मोशन की वजह से भी आएगी और वाइब्रेशन। अभी हमने ये माना है कि पार्टिकल जो है वो ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, तो ट्रांसलेशन मोशन की वजह से 3 उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई। अब देखो रोटेशनल पढ़ते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो रोटेशनल मोशन भी करेगा, ठीक है। कोई भी मॉलिक्यूल क्या होता है वो रोटेशन मोशन भी करेगा। जब रोटेशन मोशन करेगा तो कोई भी पार्टिकल है, हमने सपोज किया कि वो मॉलिक्यूल जो है वो क्या है लीनियर है, ये ए एटम है और ये बी एटम है हमारे पास, ठीक है। तो कोई भी हमारे पास अगर लीनियर मॉलिक्यूल होता है तो वो क्या करेगा, रोटेशन ऐसे करेगा, अपने पोजीशन के अराउंड ऐसे रोटेशन करेगा। तो ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक तो ये किस में मूव कर रहा है, ये एक्स डायरेक्शन, एक हमने इसके अराउंड में एक्सिस लगा दी तो एक्स डायरेक्शन में भी लगा सकते हैं और एक उसके लिए क्या चाहिए वाई डायरेक्शन चाहिए। मतलब जो हमारे पास ये जो हमने एक्सिस लगाई, जो डंडा दिख रहा है दैट इज एक्सिस, क्योंकि रोटेशनल मोशन जब होता है तो एक एक्सिस के अराउंड, जैसे ये एक एक्सिस ले ली हमने, इसके अराउंड रोटेशन करेगा ना मॉलिक्यूल। तो जब रोटेशनल मोशन होगा तो एक पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड हो, तो इस एक्सिस की पर्टिकुलर अपनी डायरेक्शन होगी। मान लिया हमने कि इस पर्टिकुलर जो एक्सिस है इसकी डायरेक्शन हमने मान लिया वाई है, ठीक है। तो ये पार्टिकल मोस्ट प्रोबेबली किस में हो सकता है, एक्स में हो सकता है या फिर जेड में हो सकता है, मे बी एक्स में हो सकता है और जेड में हो सकता है। समझ में आ रहा है? ये क्या है हमारे पास एक लीनियर मॉलिक्यूल, हम बात करें रोटेशनल मोशन की, हमारे पास ये एक्सिस है रोटेशन मोशन, ये हमने बताया ये क्या है हमारे पास एक्सिस। तो एक्सिस की हमने डायरेक्शन क्या मानी है, वाई डायरेक्शन मानी है। तो इस एक्सिस के अराउंड जो ये मॉलिक्यूल है ये ऐसे मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ही डायरेक्शन पॉसिबल है, मतलब 2 ही कोऑर्डिनेट पॉसिबल हैं जब रोटेशनल मोशन होता है। कौन कौन सा हो सकता है, एक तो एक्सिस के डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में एक्सिस है एक तो वो कोऑर्डिनेट यूज हो रहा है और एक वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो 2 पर्टिकुलर तुम्हारी कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर यूज हो रहे हैं, 2 कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे यूज हो रहे हैं इसमें। लेकिन जब ये क्या होगा तुम्हारे पास लीनियर मॉलिक्यूल के केस में होगा, जब तुम्हारे पास 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल होगा, मतलब अगर इसमें 3 पार्टिकल हैं या 4 पार्टिकल इस मॉलिक्यूल में, तो उसमें एक्सिस भी बहुत सारे लगानी पड़ेंगी हमें, जैसे इस एक्सिस के अराउंड में मूव करेगा, ऐसे भी एक्सिस लगा सकते हैं, इस एक्सिस के अराउंड में मूव करेगा। तो इसमें हमें 3 कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि तीनों डायमेंशंस इसमें यूज होंगे जब हमारे पास नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। ये कैसा है हमारा नॉन लीनियर मॉलिक्यूल,
नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है और ये हमारा कौन सा था, लीनियर मॉलिक्यूल। कंसेप्ट समझ रहे हो? देखो रोटेशन मोशन सभी करते हैं, लेकिन लीनियर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो डायटमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे ए और बी हमने बताया, ये क्या है, एक लीनियर मॉलिक्यूल। दो एटम्स का सिर्फ एक लीनियर ही मॉलिक्यूल बन सकता है, दो एटम्स को लीनियर ही हम अरेंज कर सकते हैं, एक ही लाइन में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। अब ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशनल एक्सिस बोलेंगे, इस रोटेशनल एक्सिस के अराउंड मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। तो इस एक्सिस की एक डायरेक्शन वाई हो गई है और एक मॉलिक्यूल्स के मोशन की डायरेक्शन, तो दो ही डायरेक्शन यूज हुए, मतलब दो ही कोऑर्डिनेट यूज होंगे। तो इसके लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, 2। किसके लिए, लीनियर के लिए। लेकिन जो हमारे पास नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, मान लो ये नॉन लीनियर मॉलिक्यूल हमारे पास हो जाता है, इसको बोल लेते हैं हम CH3। जैसे ये 3 हाइड्रोजन होगी हमारे पास, ठीक है। CH3 जैसे होता है, सेंटर में हमारे पास कार्बन हो जाती है और 3 ये हाइड्रोजन हो जाती हैं। तो ये एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, एक ही डायरेक्शन में तो है नहीं, एक प्लेन में नहीं है, तो ये नॉन लीनियर हो गया। तो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल जो है उस पर हम बहुत सारी हमें क्या लगानी पड़ेंगी, रोटेशन एक्सिस लगानी पड़ेगी, क्योंकि इस एक्सिस में सिर्फ यही दो मूव कर रहे हैं, इसमें बाकी दो मूव करेंगे। तो इस तरह से हमें सारी के सारे डायमेंशंस रिक्वायर होंगे फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। तो नॉन लीनियर अगर मॉलिक्यूल होता है उसके लिए 3 रोटेशनल, 3 हमारे पास क्या हो जाएंगे, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे। समझ में आ गई कैसे हुआ, ठीक है। तो अब देखो जो हमें कंसेप्ट यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि रोटेशनल मोशन के कारण क्या होगी, रिमेनिंग कितने बचे। अब देखो ध्यान से, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी तुम्हारे पास, 3 है ना। अब तीनों को हम मेंशन कर देते हैं। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास कितनी थी, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी हमारी, 3। अब रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड करती है मॉलिक्यूल लीनियर है या फिर नॉन लीनियर है। लीनियर है तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी, नॉन लीनियर है तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई। ये हम डिस्क्राइब कर चुके हैं, समझ में आ रहा है। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम लीनियर में 2 होती है क्योंकि उसमें 2 डायमेंशन की रिक्वायरमेंट होती है। नॉन लीनियर में हमें तीनों डायमेंशन एक्स वाई जेड तीनों चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, तीनों रिक्वायर्ड होंगे, तो 3 कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, इसके 2 है, इसके 3 है। तो इस तरह से डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने निकाल ली है। अब रिमेनिंग अगर निकालना चाहते हो, रिमेनिंग कौन से बचेंगे तुम्हारी, वाइब्रेशनल मोशन के कारण वाली रिमेनिंग कौन से होंगे तुम्हारी, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकाल सकते हो, टोटल कितने थे हमारे पास, 3n। अगर हमारे पास कोई लीनियर मॉलिक्यूल है तो इसको काउंट करो, ये क्या हमारे पास 5। ये हमारे पास सिर्फ 2 हैं, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अगर हमारे पास कोई भी 3 चीज हैं तो टोटल में से तुम 2 चीज निकाल दो तो बचेगी क्या, लास्ट वाली बचेगी नहीं, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हमारे पास क्या निकालनी है, हमें वाइब्रेशन की निकालनी है। तो हम टोटल क्या थी हमारे पास 3 है, उसमें से हम क्या करेंगे, ट्रांसलेशन की प्लस रोटेशनल दोनों की डिग्री ऑफ फ्रीडम हम निकाल देंगे, तो हमारे पास किसकी बचेगी, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बचेगी। समझ रहे हो। अगर हमें कोई तीसरी चीज निकालनी है तो हम टोटल में से उन दोनों चीजों को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगी, थर्ड, दैट इज वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है तो उसके लिए क्या करना है, टोटल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उस टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम में से ट्रांसलेशन और रोटेशन की माइनस कर दोगे तो क्या बचेगी, वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम बचेगी। तो रिमेनिंग वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है, दैट इज हमारे पास टोटल काउंट करो, ट्रांसलेशन कितनी है, रोटेशन कितनी है, ये तुम्हारे पास 5 हो जाएगी अगर लीनियर मॉलिक्यूल है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास लीनियर मॉलिक्यूल है तो हमने ये फाइंड आउट किया। अगर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होगा तो कितने होंगे वो बताना है। देखो इसको हम कंप्लीट मेंशन करेंगे। देखो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें निकालनी है फॉर लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, और लीनियर के लिए, और ये हो जाएगा हमारे पास नॉन लीनियर के लिए। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर नॉन लीनियर, और ये लीनियर है तो ये 3n माइनस 5 हो जाएगा, और ये क्या होगा 3n माइनस 6 हो जाएगा। क्योंकि नॉन लीनियर मॉलिक्यूल में अगर तुम काउंट करोगे, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल की रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है और ट्रांसलेशन तो फिक्स है 3 है, तो टोटल कितना हुआ 6 हुआ तुम्हारा, ठीक है। नॉन लीनियर में जो तुम्हारी ट्रांसलेशन है प्लस में रोटेशन वो कितने हैं, 3 + 3, ठीक है। और हमें क्या माइनस करना था, 3n, दैट इज टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, कोई भी थर्ड चीज निकालनी है तो उन दोनों को ऐड करके रोटेशनल ट्रांजिशन को
और टोटल में से माइनस कर दोगे, ठीक है। तो ये समझ में आएगा वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकाले फॉर लीनियर मॉलिक्यूल, लीनियर जो लीनियर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इनकी लीनियर स्ट्रक्चर होती है। तो टोटल क्या है हमारे पास 3n है, 3n में से हमने क्या किया, ये क्या है हमारी ट्रांसलेशनल प्लस में रोटेशनल दोनों डिग्री ऑफ फ्रीडम को माइनस कर देंगे तो वाइब्रेशन बचेगी। इसमें से भी वैसे ही करना है। टोटल हमारे पास क्या है 3n, ये क्या है हमारी टोटल। तो उस टोटल में से हम क्या करेंगे, रोटेशनल प्लस में ट्रांसलेशनल रोटेशनल प्लस में ट्रांसलेशनल रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इनको हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगी, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बचेगी। जैसे अगर तुम्हें क्वेश्चन आता है कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालो फॉर किसके लिए, मान लो CO2 दे देता है, ठीक है। क्वेश्चन है कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी, क्या निकालनी है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है फॉर CO2, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें करना होगा उसकी लीनियर स्ट्रक्चर फाइंड आउट करनी है, लीनियर है या फिर नॉन लीनियर। सबसे पहले ये रूल लगाओगे, क्योंकि रोटेशनल वेरी करता है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की लीनियर के लिए 2 होती है और नॉन लीनियर के लिए 3 होती है। तो सबसे पहले उसकी स्ट्रक्चर देखने की वो कैसी होती है। तो CO2 कैसी होती है, ऐसे, क्या है ये, लीनियर। तो ये हमें पता चल गया कि ये मॉलिक्यूल लीनियर है। तो जिस भी मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना होता है सबसे पहले उसकी स्ट्रक्चर देखनी है कि कैसी है। लीनियर है तो उसके लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नॉन लीनियर के लिए कितना है, 3। अगर CO2 की जगह मैं क्या लेती, अमोनिया ले लेती, अगर हमें ले लेती CH4, तो वो सारे नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स है, एक लाइन में नहीं है, एक लीनियर स्ट्रक्चर में नहीं है, तो उनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 3 रोटेशनल, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में हमें पता है कि लीनियर के लिए क्या होती है 3n माइनस 5। ये क्या है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हम निकाल रहे हैं। तो n क्या है यहाँ पर तुम्हारे नंबर ऑफ एटम्स, हमने पहले भी पढ़ा था। n क्या है तुम्हारे नंबर ऑफ एटम्स। तो CO2 में कितने एटम्स हैं तुम्हारे, 3, 1, 2 एंड 3। ये 3 एटम्स हैं किसके अंदर, CO2 में। तो CO2 में 3 एटम्स हैं, तो 3 मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा माइनस का 5। 5 कहाँ से है ये पता होना चाहिए। 5 किसके लिए आता है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए। 3 तुम्हारे पास क्या ट्रांसलेशन, 2 क्या है तुम्हारी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो टोटल हमारे पास होता है, वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, टोटल माइनस में रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन होती है। तो लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होती है तुम्हारे पास 5 होती है, लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए 5 होती है, और 6 किसके लिए होती है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। तो ये हमने निकाल दिया, यहाँ से क्या आया, 3 दिया 9 माइनस 5 कितनी आई तुम्हारी 4। तो ये 4 क्या हो जाएगी तुम्हारी डिग्री ऑफ फ्रीडम। बेसिकली जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सभी के अंदर सिर्फ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछी जाती है। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के सिर्फ तुम्हारे पास 2 ही केस होते हैं वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के, एक लीनियर के लिए होती है, एक लीनियर के लिए और एक नॉन लीनियर के लिए होती है। तो लीनियर के लिए क्या फॉर्मूला लगा होगा, 3n माइनस 5 और 3n माइनस 6। ये बात जरूर याद रखना है, निकालनी कैसे, वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछी है। सबसे पहले देखो लीनियर है कि नॉन लीनियर। लीनियर के लिए क्या फॉर्मूला है, 3n माइनस 5, नॉन लीनियर के लिए 3n माइनस 6 होता है। तो सबसे पहले पता चलेगा लीनियर है नॉन लीनियर। तो लीनियर के लिए लगाओगे 3n माइनस 5, 3n माइनस 5 एन क्या नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स लगाओगे वहाँ पे कितने हैं, अगर इसमें 3 है तो 3 लगा दो, 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस का 5, आंसर क्या आएगा 4। सिंपल एज इट इज। फिर भी समझ नहीं आता है तो कुछ क्वेरीज होती हैं तो मुझे बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।